तुम उसकी परवाह मत करो, ये मेरा दर्द सर होगा। मैं नाकाम रहा तब भी तुम्हारे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करूंगा। डान मुझे फौरन मरवा देगा। तुम मुझे पार्टी के बारे में बताओ, मैंने मुस्तरिब होकर कहा। चौफान ने मुझे डान की मुजव्जा पार्टी के बारे में खास बातें बताना शुरू कर दी। हालात ने एक मरतबा फिर तेजी से पलटा खाया था और बात यहाँ तुल गई थी कि मैंने फौरी तौर पर थाईलैंड की सरजमीन को खैरबाद न कहा तो डान एक लंबी मुद्दत के लिए मुझे अपना कैदी बना लेगा। मैं इसकी रजामंदी के बगैर मुल्क से नहीं निकल सकूंगा। डान मुझसे काम लेना चाह रहा था। बात यहीं तक रहती तो शायद मैं इतना परेशान न होता। मेरे लिए बात तशवीश अंगेज थी कि डान ने कर्नल गैरी से पींगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। गैरी बैंकॉक में FBI और CIA समेत बहुत से अमरीकी वफाकी इदारों का अकलौता नुमाइंदा था। उसके जहाज से मुझे संगीन खतरात लाहक हो सकते थे। यह किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि मैं इन दोनों के गठजोड़ के बावजूद गैरी की नजरों में आने से बचा रहूं। मैं सआदतमंदी से डान के अहकाम की तामील करता रहता तो यह अमर यकीनी था कि वो अपने अमरीकी दोस्त से मेरी खूबियों का जिक्र करता और गैरी मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाता। मैं बैंकॉक में गजाला के साथ मुकीम था। गैरी मुझे इसके हवाले से शनाख्त कर लेता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे अमरीकियों के भयानक चुंगल से नहीं बचा सकती थी। भीमगन मेरे असबाब में पोशीदा थी। जहर उगलने वाली अंगूठियां हर दम मेरी उंगलियों में पड़ी रहती थी। मैं बदतरीन अंदेशों के बावजूद अपने इन अहम तरीन हथियारों के इतलाफ के बारे में नहीं सोच सकता था। अमरीकी एक बार मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाते तो जरा सी मेहनत से इन हथियारों की मौजूदगी का सुराग लगा लेते जो मुझे डैनी साबित करने के लिए काफी होते। वो मेरे साथ जलाल की भी बदतरीन नाकामी होती। मेरे नाम पर पाकिस्तान में पकड़े हुए 2 कैदियों का फरेब खुल जाने के बाद वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहता। इन गंभीर हालात से बचने के लिए हमारा थाईलैंड से निकलना जरूरी हो गया था। मुझे तवक्का थी कि मुझे जलाल की तरफ से किसी भी वक्त 4 नए पासपोर्ट मिल जाएंगे और हम इनकी मदद से बैंकॉक से रवाना होने में कामयाब हो जाएंगे। फिर भी मैंने चाउफान के साथ अपने फरार का मुतबादल मंसूबा अपना लिया था। इस मुतबादल मंसूबे से मुझे 2 फायदे हासिल हुए थे। चाउफान की हमदर्दियां जीत कर मैंने डान के जान इसारों की नाकाबिले शिकस्त सफ में जबरदस्त दरार डाल दी थी। चाउफान ने समझ लिया था कि इसकी तरक्की के लिए मेरा निकल जाना जरूरी हो गया था। दूसरा फायदा यह था कि जलाल की तरफ से पासपोर्टों की फराहमी में किसी नागुज़ीर ताखीर की सूरत में भी हमें बैंकॉक में 2 दिन से ज्यादा न रुकना पड़ता। गजाला की दानिश में चाउफान की रजामंदी मेरी जबरदस्त कामयाबी थी। वो डान का पुराना और मुंह चढ़ा साथी था जो सोचे समझे बगैर डान के हर हुक्म की तामील को अपना फर्ज समझता था। इसने डान की जरूरत को फरामोश करके अपने मफाद के बारे में सोचा था तो ये बड़ी बात थी। अगर डान आपकी तरफ से इतना फिक्रमंद है तो आपको पासपोर्ट उसके हवाले कर देना चाहिए। गजाला ने मेरी रुदात की रोशनी में मशवरा दिया। कम अज कम रात दिन की निगरानी से तो आपकी जान छूट जाएगी। मसला यह है कि फिर हमारे पास कोई शनाख्त बाकी नहीं रहेगी। मैंने सोचते हुए कहा, इस होटल में जरूरत थी तो हम यहाँ ठहरे हुए हैं। अब तक इनकी जरूरत पेश नहीं आई, अब क्या आएगी। वो अपनी दानिश में सही मशवरे दे रही थी लेकिन वो फैसला इतना आसान नहीं था। अगर किसी वजह से हमारे नए पासपोर्ट ना आते तो फरार की सूरत में किसी और मुल्क में दाखिल होने के लिए हमें इन दस्तावेजात की जरूरत पेश आ सकती थी। इस बारे में चाउफान से बात किए बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकता था। इसे थाईलैंड के सरहदी हालात का जायजा लेने के बाद मुझे यह बताना था कि हमारे लिए कौन सी समत बेहतर रहेगी। मैंने उसे टालने के लिए कहा, आज का दिन गुजर गया, इस बारे में कल सोच कर फैसला करूंगा। डान दोस्त के रूप में रफ्ता रफ्ता खतरा बनता जा रहा है, वो पुरतशवीश लहजे में बोली। वो दोनों मुकाबले पर जम जाते तो आप मुश्किल में पड़ जाते। मुझे गुस्सा भी मौका महल देख कर आता है। इन पर हाथ उठाते हुए मैंने इरादा कर लिया था कि इन्होंने मुझसे अड़ने की कोशिश की तो इन्हें पुल की दीवार से नहर में उछाल दूंगा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, डान भी अपनी किस्म का अकलौता इंसान है। दरअसल जो लोग खुद काम करने के बजाय दूसरों पर इंहिसार करते हैं वो जरा जरा सी बात पर बदगुमानी में मुब्तला हो जाते हैं। आपकी तरफ से उसकी बदगुमानी बेबुनियाद नहीं है। वो मेरी बात काट कर बोली, ये दीगर बात है कि आप उसकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। अब मुझे बेचैनी से परसों रात का इंतजार है। ये किस्सा तूल पकड़ता जा रहा है। मैं डान से बुरी तरह उकता गया हूँ। सुल्तान शाह और वीरा के बारे में आपने क्या सोचा? वो इन दोनों की तरफ से कभी गाफिल नहीं रहती थी। अब इन्हें यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता। पाल की हलाकत के बाद इनके लिए खतरात बहुत बढ़ गए हैं। वो भी हमारे साथ निकलेंगे। इनको पहले से ब्रीफ करना होगा। उसने जोर देकर कहा, कुछ तय हो जाए तो जरूर ब्रीफ करूंगा। अपने अखबार में एक छोटी सी खबर नहीं देखी। सार्जेंट पाल की हलाकत की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस को रीटा और अकबर की तलाश है। खबर नामुकम्मल है। मैंने जवाब दिया, पुलिस के अलावा बहुत से लोग इन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। इन दोनों को इन हकायक का इल्म है। खबर दरमियान देर तक ताज़ा तरीन हालात और मसाइल के बारे में बात होती रही। गजाला को मैंने इब्तिदा से अमली मैदान से अलग थलग रखा था, लेकिन हमारे दरमियान खुलकर होने वाले तबादला ख्याल की वजह से वह हालात का गहरा इदराक रखती थी। इसके मशवरे हमेशा अहम और दूररस असरात के आमिल होते थे।
जलाल हमसे हजारों मील दूर बैठा हुआ था। उसे हमारे हालात की नज़ाकत का शायद हमसे ज़्यादा एहसास था। मुझे कामिल यकीन था कि वो काम पूरा होने के बाद हमारे नए पासपोर्ट रवाना करने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेगा। फिर भी मैंने गजाला के इमा पर ताज़ा तरीन पोजीशन जानने के लिए उसे फ़ोन कर लिया। लाइन मिली तो पता चला कि वो पाकिस्तान के बजाय दुबई में बैठा हुआ था, जहाँ उसे इंसानी स्मगलिंग के मौजू पर होने वाली एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना थी, क्योंकि पहले से नामजद किया हुआ अफसर अचानक साहिब फराश हो गया था। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा काम एक काबिल आदमी के सपुर्द करके आया हूँ, तुम्हें जल्द ही सब कुछ मिल जाएगा। तमहीदी गुफ्तगू के बाद उसने असली मौजू की तरफ आते हुए कहा, इंतजार का वक्त गुजर गया, हमारे पास सिर्फ कल का बल्कि परसों शाम तक का वक्त है, इसके बाद सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैंने उसे बताया। क्यों, परसों क्या हो रहा है? मेरे जवाब ने उसे चौंका दिया। डान घटिया हरकतों पर उतर आया है, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकते। तुम्हारी तरफ से कुछ ना हुआ तो मैं दूसरी राह इख्तियार करूंगा। मैं खुद भी अपनी जगह पर मौजूद होता तो यह काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। वीरा के मामला जरा पेचीदा हो गए हैं, कई मुल्कों का मामला है, फिर भी मैं ताकीद किए देता हूँ। तुम दूसरी किस राह का जिक्र कर रहे हो? कोई गैर कानूनी राह तलाश करना होगी, कोई जिसके तदार के लिए दुबई में कॉन्फ्रेंस हो रही है, या फिर पुराने कागज इस्तेमाल करना होगी। तुम दोनों ऐसा कर सकते हो। अकबर और रीटा को इस खतरे में ना डालना, इनके लिए इंतजार ही बेहतर रहेगा। उसका जहन हर तरफ काम कर रहा था। वो वैसे ही खतरात में घिरे हुए हैं, पाल जख्मों की ताब न लाकर मर चुका है और पूरी सरगर्मी से इन दोनों की तलाश शुरू हो चुकी है। चारों पर एक साथ मसाइल हमला आवर हुए। ये समझ लो कि साथ जीने और साथ मरने वाली अफसोसनाक पोजीशन आ गई है। मैं हैरान हूं, कल तक कामयाबियां तुम्हारे कदम चूम रही थी, हालात पूरी तरह काबू में थे, यकायक कहां गड़बड़ हो गई? यकायक कुछ नहीं हुआ, पहले से खिचड़ी पक रही थी, भेद अब खुला है। मुझे बताओ कि मैं यहां तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उसकी आवाज से शदीद इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। बस दुआ करते रहो, अगर परसों शाम तक कागजात मिल सके तो ये सबसे बड़ा काम होगा। मैं झूठी उम्मीद नहीं दिला सकता, बज़ाहिर ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। 3-4 दिन कुरियर सर्विस वाले ले लेते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरियात का अंदाजा है। काम बन गया तो इस्लामाबाद से किसी आदमी को वहां भेज दिया जाएगा ताकि वक्त बच सके। इस वक्त तुमने मुझे परेशान कर दिया। ये बताओ कि तुम्हारा मुतबादल मंसूबा क्या है? अभी सब चौकन्ना है, डान के आदमी मेरा पीछा करते हैं। परसों रात वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा है, रात भर सब उसी में लगे रहेंगे, हम इनकी गफलत से फायदा उठाकर निकल जाएंगे। मैंने इख्तिसार से बताया। मालूम होता है कि अभी तुम्हारे जहन में भी मुकम्मल खाका नहीं बन सका। उसने मेरे अधूरे जवाब से सही अंदाजा लगा लिया। तुम सही समझ रहे हो, मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा। यह राह अभी कुछ देर पहले सुझाई थी है, मंसूबे के खतुखाल मेरे जहन में भी वाज़ेह नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना है। वो खित्ता तुम्हारे लिए अजनबी है, मैं डर रहा हूँ कि तुम कहीं आसमान से गिरकर खजूर में ना अटक जाओ। उसने अपनी तशवीश का इजहार किया। बेहतर यही होता कि तुम बदले हुए दुरुस्त कागजात पर वहां से खामोशी से रवाना होते। अब भी मेरी पहली तरजीह यही है, मैंने उसकी बात काट कर कहा, मगर मैं तुम्हारी मजबूरियां समझ रहा हूँ। दूसरे तरीके को मैं बेहालत मजबूरी प्रोकार लाऊंगा। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने इस वक्त मुझे ब्रीफ कर दिया। तुम किधर का रुख करने का इरादा रखते हो? इसका फैसला होना बाकी है। हम जिधर भी गए तुम्हें इत्तला मिल जाएगी। सब कुछ गैर यकीनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने गंभीर मसाइल पर कैसे काबू पाओगे। तुम चंद रोज सब्र कर लेते तो ये सब सहल हो जाता। मैं खुद भी ये बात समझ रहा हूँ। अब यहाँ चंद रोज तो क्या, चंद घंटे गुजारना भी खतरनाक हो गया है। तुम्हें मालूम है कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करता। उसने मेरी कामयाबी की दरमंदाना दुआओं और पासपोर्टों के मामले पर तेज तरीन कार्रवाई के वादों के साथ गुफ्तगू खत्म कर दी। चौफान से मुफाहमत और ताउन की फिजा पैदा हो गई थी। जलाल को ब्रीफ कर दिया गया था। अबीरा और सुल्तान शाह को आगाह करना बाकी रह गया था। वो दोनों होटल से न्यू पिचबरी के इलाके में मुंतकिल हो चुके थे। मुलाकात के लिए मेरा इनके गेस्ट हाउस की तरफ जाना मुनासिब नहीं था। बेहतर यही था कि इन दोनों में से किसी एक को कहीं बुला लिया जाए। इससे पहले श्याम पार्क के एक कोशे में हम चारों यकजा हो चुके थे। वो जगह सबकी देखी भाली थी। मैंने फोन किया तो खिलाफे तवक्का सुल्तान शाह से बात हुई। उसने बताया कि वीरा गेस्ट हाउस की अधेड़ उम्र मालकन से लाबी में गपशप के दौरान इस अखबारी इतला के बारे में उसकी राय जानने की कोशिश कर रही थी, जिसके मुताबिक पुलिस को पाल की हलाकत के सिलसिले में एक पाकिस्तानी जोड़े की तलाश थी। इस खतरनाक मौजू पर किसी मकामी से बातचीत करना मखदूज था, मगर वीरा होशियार थी। मैं पसे मंजर जाने बगैर उसके फैसले की तनकीद नहीं कर सकता था। मैंने इन दोनों में से किसी एक को आधे घंटे में श्याम पार्क की पुरानी जगह पर पहुंचने के लिए कहा तो सुल्तान शाह ने इस बारे में कोई सवालों जवाब किए बगैर रजाकाराना तौर पर बताया कि वो वीरा को वहां भेज देगा। मेरे लबुल हैजे से उसने अंदाजा लगा लिया था कि कोई अहम बात मुजव्वज़ा मुलाकात की मुहर्रिक बनी हुई थी। इन दोनों के दरमियान जाती मामलात पर कशीदगी होने के बावजूद काम के मामले में
मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती थी। सुल्तान शाह खुलकर वीरा की जहानत का एतराफ़ न करने के बावजूद अपने अमल से यह साबित करता रहता था कि वो वीरा की सलाहियतों को तस्लीम करता है। खुद आने के बजाय वीरा का नाम तजवीज़ करके उसने एक मरतबा फिर अपनी माकूलियत साबित कर दी थी। मैं कमरे से निकलने वाला था कि चाउफान की कॉल आ गई। मास्टर, अपने पासपोर्ट लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में सदाबहार शौकी मफकूद थी। टान की मर्जी के खिलाफ मुझसे गठजोड़ करते ही वो ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो गया था। अपना पैगाम देते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। चाउफान की वो हदायत मेरे लिए नाकाबिले फ़हम थी। इससे यह ज़रूर जाहिर हो रहा था कि मेरी साजिश में शामिल होते ही उसने तेज़ी से काम शुरू कर दिया था। मैंने गजाला से कहा कि वो वीरा या सुल्तान शाह को फ़ोन करके ये बता दे कि मुझे श्याम पार्क पहुंचने में ताख़ीर हो जाए तो मेरा इंतज़ार किया जाए। मैंने दोनों पासपोर्टों का लिफाफा संभाला और चाउफान से मिलने के लिए रवाना हो गया। चाउफान अपनी गाड़ी में बेचैनी से मेरा मुंतज़िर था। मेरे सवार होते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने लिफाफा अपनी जेब से निकालकर उसकी गोद में डाल दिया। तुम्हें इनकी क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने नरमी से पूछा। मास्टर, ये तुम्हारे लिए बेकार हो चुके हैं, उसने गहरा सांस लेकर जवाब दिया। टान ने अपने पुराने असर और सूख को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इमिग्रेशन के डायरेक्टर जनरल से इसके पुराने मरासम थे। इसके आदमी डान की क्लियरेंस के बगैर तुम्हें यहां से नहीं निकलने देंगे। किसी न किसी बहाने से तुम्हें ऑफलोड करा दिया जाएगा। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि डान के बारे में मेरी सोच गलत नहीं है, मैंने कहा। मुझे पहले से इन बातों का अंदाजा था। यह अच्छा हुआ कि तुमने यहां से निकल जाने का फैसला कर लिया। तुम डान की खुशनुदी हासिल करने के चक्कर में पड़ जाते तो डान के साथ तुम्हारे लिए भी संगीन खतरात पैदा हो जाते। कोई दिल ज़्यादा तुम्हारे पीछे लग सकता था। तुम्हें इन पासपोर्टों की क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने अपना इब्तदाई सवाल दोहराया। मैं डान से कह चुका हूं कि तुमने पार्टी के बाद अपनी सीट की बुकिंग करवाने के लिए अपने पासपोर्ट मुझे दे दिए हैं, वो बोला। ये सुनने के बाद डान ने मुझे इमिग्रेशन वाली बात बताई है। उसने कहा कि मैं पासपोर्ट एक तरफ डालकर भूल जाऊं। चंद रोज बाद तुम्हें बता दिया जाएगा कि पासपोर्ट कहीं गुम हो गए। ये इल्जाम मेरे सर आएगा। डान ने पहले ही तंज किया था कि तुम हमारे पासपोर्ट लंबी घोड़ी की नांद में भूल जाओगे। मास्टर, मैं इतना भोला और बेवकूफ़ नहीं हूं जितना नजर आता हूं, उसने तल्ख हंसी के साथ कहा। डान उम्र और तजर्बे में मुझसे बहुत बड़ा है। उसने मुझे परवान चढ़ाया है, इसलिए मैं उसकी हर बात हंस कर सह लेता हूँ। मेरे सामने दूसरों का दम निकलता है। वो लम्हे भर के लिए खामोश हुआ, फिर अपनी बात चरखते हुए बोला। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी रवानगी के सारे रास्ते बंद कर देने के बाद डान ने तुम्हें आज़ादी दे दी है। पासपोर्ट मेरे कब्जे में आ जाने के बाद तुम्हारी निगरानी का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। मैंने दिल ही दिल में इत्मीनान का सांस लिया। मेरे लिए वो बड़ी खुशखबरी थी। मुझे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि मैं श्याम पार्क में वीरा से मिलने गया तो सबसे पहले मुझे अपना ताक़ुब करने वाले को पहचान कर जुल देना होगा, वरना वीरा भी इसकी नज़रों में आ जाएगी। अच्छा है, मैंने उस पर अपनी दिली मुसरत का इजहार किए बगैर सरसरी लहजे में कहा। लेकिन कागजात बल्कि पासपोर्टों के बगैर मैं क्या करूंगा? किसी और सरहद में कदम रखने के लिए इनकी जरूरत होगी। मास्टर, ये तुम्हारे साथ मेरे लिए भी जिंदगी और मौत का मामला है। इसकी पूरी शख्सियत इस वक्त बदली हुई नजर आ रही थी। वो मतानत और तफक्कुर के साथ कह रहा था। तुमने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी है। तुमसे अलग होने के बाद मैं इस बारे में मुसलसल सोचता रहा हूँ। यहाँ से कंबोडिया की सरहद सबसे करीब है। तुम 3-4 घंटों में वहां पहुंच सकते हो। वो गरीब और पसमानदा मुल्क है। सरहदी एहलकार ढीले ढाले और रिश्वतखोर हैं। तुम्हारी जेब में डॉलर हों तो तुम्हें सरहद पार करने के लिए किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। डान से मुझे ये तवक्का नहीं थी कि हमारे फरार के बाद हमारा सुराग लगाने के लिए ज्यादा हाथ पैर मारेगा। पुराने पासपोर्ट इस्तेमाल करने की सूरत में यह कभी अंदेशा बहरहाल मौजूद था कि देर सवेर से गैरी के आदमी रेटा और अकबर की अगली मंजिल का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। इस मसले के हल के लिए मेरे जहन में मुसलसल गैर कानूनी फरार की तजवीज गर्दिश कर रही थी। इस पर किस तरह अमल हो सकेगा? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं था। मैंने जलाल से भी इस मुबहम तजवीज का जिक्र कर दिया था। मैं मौका निकाल कर चाउफान से इस बारे में बात करना चाह रहा था। उसने अपने तौर पर कंबोडिया में घुसने की तजवीज़ पेश करके मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अपने ताबनाक मुस्तकबिल के लिए वो दिलो जान से मेरे फरार में मदद देने के लिए आमादा हो चुका था और उसके अमली सबूत फराम कर रहा था। तुम्हारा मशवरा माकूल है, मैंने उसे इत्तिफाक करते हुए कहा। सवाल मास्टर प्लान का है, इस पर अमल कैसे हो सकेगा? मैंने बोझ उस पर डाल दिया। सब हो जाएगा। पंडाल के बाहर चोरी की गाड़ी तुम्हें तैयार मिलेगी। हल्के हथियार से खुर्रनोश की चंद चीजों समेत तुम्हें सब कुछ इसमें मिलेगा। सीट पर रास्ते का निशान ज़्यादा नक्शा मौजूद होगा। चाबी इग्निशन में लगी हुई होगी। तुम खामोशी से वहां से निकलोगे और सुर्ख रूट पर सफर करते हुए सुबह का उजाला फैलने से पहले कंबोडिया की हदूद में दाखिल हो जाओगे। पार्टी में सब अपनी धुन में मगन होंगे। किसी को तुम्हारा ध्यान नहीं आएगा। वहां कोई अफरा तफरी फैलाए बगैर तुम खामोशी से निकल जाओगे। उसने एक ही सांस में ऐसा जामे मंसूबा पेश कर डाला कि उसकी तरफ से मेरे जहन में ये शक पैदा हो गया कि कहीं वो मुझे डबल क्रॉस न कर रहा हो। इब्तिदा से मेरे साथ उसका रवैया ताबेदाराना रहा। मैं जो कुछ कहता वो इस पर दिलो जान से अमल करने की कोशिश करता। उसकी अपनी सलाहियतें कभी भी उभर कर सामने नहीं आ सकी।
लोबोरी में उसके आदमियों के साथ सोबराज का मुहासरा करने के दौरान में ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि उसके पास लड़ने मरने वाली नफरी की कमी नहीं थी, लेकिन वो सब गैर तरबियत याफ्ता थे। किसी मुनज़्ज़म मुकाबले में डट कर लड़ना इनके बस से बाहर था। इनकी इस खामी से जाऊफान की अपनी कमजोरी का इजहार होता था। इसकी बात मुकम्मल होने पर मुझे अंदेशा हुआ कि वो एक तरफ मुझे फरार के आसान राह दिखा रहा है और दूसरी तरफ डान को एतमाद में ले चुका हो, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने अपनी किश्तियां जलाकर उस पर भरोसा किया था। इसे यह बात भी मैंने समझाई थी कि मैं इसकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट था। मेरे मंजर से हट जाने के बाद वो डान का अकलौता मंजूर नजर बन जाता। इसे वो सब बताते हुए मेरा जहन सिर्फ एक रुख पर काम कर रहा था कि वो मुझे थाईलैंड से निकलने में मदद फराहम करेगा। दिल में इसकी तरफ से शक पैदा होने के बाद ये इम्कान भी नजर आने लगा कि जाऊफान की तरक्की का रास्ता साफ होने के लिए मेरा थाईलैंड से निकलना जरूरी नहीं था। वो मुझे डान की नजरों में गंदा करके भी अपना मकसद हासिल कर सकता था। चोरी की कार में फरार होते हुए अगर डान के आदमी मुझे रंगे हाथों पकड़ लेते तो मैं कहीं का न रहता। मैं डान के होलनाक अताब का निशाना बन जाता। जाऊफान अपनी मुखबरी की बिना पर डान के लिए अजीज तर हो जाता और यूं वो एक तीर से दो शिकार कर लेता। इसके दिल में ये खलिश भी पैदा न होती कि उसने डान की मर्जी के खिलाफ कोई काम किया है। मेरे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं था जिसकी मदद से मैं जाऊफान की नीयत का सही अंदाजा लगा सकूं। मैंने सपाट लहजे में कहा, इस मंसूबे में कितने आदमी तुम्हारे रास्ता होंगे? मास्टर, इस बारे में तो मैं अपने सगे बाप पर भी भरोसा नहीं करूंगा। उसके बेसाख्ता जवाब ने मेरे दिलो दिमाग का बोझ हल्का कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि तुम अभी तक डान को नहीं समझ सके। वो दिल की बातें पढ़ लेता है, तुम्हारे इरादों को समझ रहा है, लेकिन जानबूझकर तुमसे खेल रहा है। मैंने किसी को एतमाद में लिया तो वो डान के सामने मेरा भांडा फोड़ देगा। अभी मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। जहन से बोझ हल्का होते ही मैं हंस दिया। चोरी की कार कहां से आएगी? इसमें सब सामान कौन फराम करेगा? अभी तुम्हें मेरी सलाहियतों का अंदाजा नहीं है, उसने बुरा बांध जाने वाले अंदाज में कहा। मेरे आदमी शहर में वारदातें करते रहते हैं, मैं इनमें से कोई गाड़ी रोक लूंगा। कोई मुझसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। गाड़ी को तैयार करके मैं खुद वहां पहुंचाऊंगा। मसरूका गाड़ी कंबोडिया में पाई जाएगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं इस मुलाकात में जाऊफान से हर मरफी पहलू पर बात करना चाह रहा था। मुझे अंदाजा था कि इसके बाद मुझे इससे तफसीली बातचीत का मौका नहीं मिल सकेगा। इसे मेरे फरार की तैयारी के साथ डान की पार्टी के लिए जंगल में मंगल बनाने का बंदोबस्त करना था। इसे भूल जाओ, तुम इस खित्ते से वाकिफ नहीं हो, इसलिए ये सब सोच रहे हो। अच्छा हुआ तुमने नुक्ता उठा लिया। सरहद पर तुम्हारा $1 भी खर्च नहीं होगा। तुम जबरदस्त बातें करते हो। अगर तुमको रोकने वाले अंग्रेजी से वाकिफ हुए तो तुम उन्हें आसानी से गाड़ी के लालच में फांस लोगे। डॉलरों की बजाय नई गाड़ी उनके लिए बड़ा इनाम होगी। सरहद से नोमपन्हा तक चोरों का जाल फैला हुआ है। घंटा भर में पता भी नहीं चलेगा कि वो गाड़ी कहाँ गई। इंजन और पुर्जे खुलकर बाजार में फैल जाएंगे। चेसिस गैस से काट कर किसी कबाड़ी बाजार में बेच दिया जाएगा। किसी वर्दी वाले को रिश्वत की पेशकश करना आसान नहीं होता, मैंने तफक्कुर अमेज़ लहजे में कहा। इनमें से कोई ईमानदार टकरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मास्टर, आज मैं पहली बार तुम्हें नर्वस देख रहा हूँ। तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। ऐसे लेन देन तय करने में दोनों फरीकों की सलाहियतों का इम्तिहान होता है। ये यकीन रखो कि कोई नखरे दिखाता है तो वो अपनी बोली बढ़वाने की ख्वाहिश रखता है। इस वक्त जाऊफान बहुत ठोस और कारआमद बातें कर रहा था। उसकी गुफ्तगू में हमाकत या फजूल गोई का दूर दूर तक शायबा तक नहीं था। इन तब्दीलियों का सबब एक ही हो सकता था कि वो डान की गुलामी की जंजीर तोड़कर अपना फैसला खुद करने का इरादा कर चुका था। इसकी तरफ से मेरे दिलो दिमाग में जन्म लेने वाले खदशात कमजोर पड़ने लगे। वो इतना मक्कार नहीं था कि मुझे धोखा देकर मेरे सामने अपने दिल का चोर छुपा सके। मैं जरा भी नर्वस नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि पार्टी से निकलने के बाद सब कुछ मुझे करना है। मैं सिर्फ तुम्हारे तजर्बात का निचोड़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है, दूसरों का ख्याल रखने की बजाय अपनी मंजिल पर निगाह रखो। कोई रास्ते में आता है तो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाओ। मुझे हैरत है, आज तुम फलसफा बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं कि इस वक्त तुम मेरे ऊपर भी अपने सबक का इतलाक कर रहे हो? मौका मुयस्सर आते मेरे तमस्कुराना अंदाज में उससे वो अहम सवाल कर डाला। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और मोहब्बत है। मैंने तुम्हारे साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। मैं तुमको दगा नहीं दूंगा। इज्जत कह लो, तुम्हारी मोहब्बत ली के नाम है जो आज भी तुम्हारे साथ घूम रही थी। मैंने गुफ्तगू का बोझलपन दूर करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मास्टर, उसका जिक्र ना करो। वो गहरा सांस लेकर बोला। औरत भी अजीब शय है। जब तक वो मुजाहमत करती रहती है, मर्द उसके पीछे दीवाना वार भागता रहता है। उसे पा लेने के बाद सारी उमंग खत्म हो जाती है और नया दौर शुरू हो जाता है जिसमें औरत उसे ढूंढती फिरती है। जाऊफान ने अपनी तबीयत के हर जाईपन को एक कुलिये के तौर पर बयान कर डाला। औरतों के बारे में उसकी सोच बहुत सती और आमियाना थी। बेहतर यही था कि उसे इस मौजू पर कोई छेड़छाड़ न की जाए।